वालेकुम, मेरा नाम है मुरामीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक गाड़ी का रिव्यू जो कोई आम गाड़ी नहीं है। वो है होंडा सिविक 2000 मॉडल, जिसको होंडा सिविक ईके भी कहते हैं, अलमशहूर होंडा सिविक ईके। तो इस गाड़ी में कुछ काफ़ी ख़ास चीज़ें हैं, काफ़ी डिफरेंट तरह के इसमें इक्विपमेंट लगा हुआ है, काफ़ी डिफरेंट तरह के इसमें पार्ट्स लगे हुए हैं, काफ़ी रेयर इसमें पार्ट्स लगे हुए हैं। इसलिए मैंने स्पेशली जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं साद अब्दुल्ला, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि यार आपकी गाड़ी का रिव्यू करना है। तो उन्होंने आज मेरे लिए टाइम निकाला है और अभी मैं उस गाड़ी के अंदर ही मौजूद हूँ और आहिस्ता आहिस्ता मैं इस गाड़ी का पूरा रिव्यू करूँगा और उनसे सारी बातें पूछूँगा कि यार आपने ये जो इतनी रेयर आइटम्स हैं ये कैसे जमा की हैं और कितना टाइम लगा पूरी गाड़ी तैयार होने में। और ये गाड़ी मैंने अभी ख़ुद भी ड्राइव करके देखी है। गाड़ी माशाल्लाह बहुत स्टेबल है और बहुत पावर है इंजन के अंदर, सारी चीज़ें बहुत इसकी माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं। तो अब जो है हम साद भाई की तरफ मूव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, साद भाई कैसे हैं आप? वालेकुम भाई, ज़बरदस्त। आप सुनाएं, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस गाड़ी में बैठे हुए हैं कौन सी गाड़ी है ये? सिविक 2000 मॉडल और VTI ओरियल मैनुअल सनरूफ। VTI ओरियल मैनुअल सनरूफ, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो गाड़ी है ये 2000 मॉडल है, ओरियल है, मैनुअल है, ठीक है। इसमें मतलब सनरूफ कंपनी ने दी हुई है, मैनुअल है। डी कौन सा है? इंजन कौन सा? D16 ओरिजिनल है, चेंज करवाया हुआ है? इसका जो ब्लॉक है वो D15 Z7 का है और गियर बॉक्स भी D15 Z7 का है, लेकिन जो ऊपर हेड एंड कंप्यूटर और वायरिंग रूम है वो D16 का। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि गाड़ी जैसे कि मैंने अभी ख़ुद चला के देखी है और मेरे अपने पास भी ऐसी गाड़ी है, तो लेकिन मैंने अपनी गाड़ियाँ और जो दूसरी काफ़ी गाड़ियाँ देखी हैं ना उनमें स्टेबिलिटी नहीं होती। मैंने आपकी गाड़ी भी चला के देखी है, भगा के भी देखा है गाड़ी को, इंजन में माशाल्लाह बहुत पावर है और गाड़ी में स्टेबिलिटी भी बहुत है और सारे सेंसर भी माशाल्लाह वर्किंग में है और गाड़ी बिल्कुल जो RPM में जो वाइब्रेशन होती है और गाड़ी में जो लैग सा फील हो रहा होता है वो बिल्कुल नहीं है। इसकी क्या वजह है, क्या साइंस है इसके पीछे? इसके पीछे आलमोस्ट कुछ 2 साल से भी ज़्यादा की साइंस है, जो कि मैंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की है ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं खुद वेटनरी डॉक्टर हूँ और मुझे बचपन से शौक़ रहा है थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक के साथ में खेलने का। तो मैं ये इसके ऊपर मैंने पूरी इसकी जो बुकलेट है, जो जापान से गाड़ी के साथ एक सर्विसिंग जो एरिया होता है उसको इशू होती है, मैंने वो बुकलेट एक अमेरिकन से लेकर तो उसके ऊपर सारी रिसर्च की कि मैं इस गाड़ी को कैसे रिस्टोर करूं ऑन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, चलो रिस्टोर तो हो ही जाती है। कुछ पार्ट्स ऐसे भी इस गाड़ी के अंदर आए थे जो डिफरेंट मॉडल्स के अंदर यूनिक थे। ठीक है, मैंने क्या किया कि जो हर मॉडल का यूनिक पार्ट था वो मैंने इसमें इकट्ठा करने की कोशिश की। ठीक है, जैसे कि इसे मैं यूज़र्स को बता दूँ कि जैसे कि पाकिस्तान में जब ये गाड़ी आई थी 2000 में, तो इसमें EXI आई थी, EXI मैनुअल आई थी, EXI ऑटो आई थी। ये 2 वर्जन आए थे। VTI में VTI मैनुअल सनरूफ, VTI ऑटो सनरूफ, ये 5 वर्जन आए थे। लेकिन जापान में इसमें SIR भी आई थी, इसमें VIRS भी आई थी, इसमें LEV मॉडल भी एक आया था, इस तरह 3-4 मॉडल, टाइप R भी आया था। ये 4-5 मॉडल जापान में आए थे। अब आप मुझे ये बताएं कि अब इसके अंदर कनाडा के अंदर RTI आया था। अच्छा, और कनाडा के अंदर VTI सिंपल आया था, ओरियल नहीं था होता उसके साथ। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर एक DX मॉडल भी होता था। ठीक है, इसके अंदर एक LX मॉडल भी होता है। ठीक है, ठीक है। कुछ इसके अंदर कूप्स आती हैं। एक GLI मॉडल भी होता है, डिक्कियों में GLI भी लिखा देखा है मैंने। और एक जो RTI है उसके अंदर रियर व्हील ड्राइव, वो ऑल व्हील ड्राइव होती है। हाँ, डुअल पंप मोटर के साथ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो वाहिद ईके थी जिसके अंदर डुअल पंप मोटर के साथ रियर व्हील ड्राइव भी आया हुआ है। ठीक है, और ऑल व्हील ड्राइव भी आया हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ मॉडल्स जो हैं उसकी कैटलॉग के अंदर सारे लिखे हुए हैं कि किस किस मॉडल का क्या क्या फीचर है। तो वो उसके अंदर से मैंने जो मुझे मिलता गया, मैंने शारजा से चीज़ें मंगवाई, मैंने जापान से डायरेक्ट इंपोर्ट करके चीज़ें मंगवाई। तो मुझे इसका मतलब जिस चीज़ का मुझे यूनिकनेस नज़र आती गई कि यार ये रेयर है, वो मैं इंपोर्ट करता गया। सही है। देन एट द एंड इंपोर्ट तो चलो हो गई। अब मुझे मसला ये था कि मैं सब चीज़ों को 1 यूनिट कैसे करूं। मतलब अब मेरे पास ना उसकी वायरिंग, ना मेरे पास कुछ और मार्केट में आपको पता वायरिंग मिलती भी नहीं। बिल्कुल। और जैसे कि है कि चीज़ें मिल जाती हैं, सम टाइम ग्रिप नहीं होती साथ, सम टाइम वायरिंग पूरी नहीं होती, और यहाँ के मैकेनिक्स को और यहाँ के जो हमारे इलेक्ट्रीशियंस हैं ना, उनको पता भी नहीं होता है कौन सी वायर कहाँ लगानी है, क्योंकि वो चीज़ ही पाकिस्तान में न्यू है।
ठीक है। तो इस काम को हैंडल करने के लिए मैंने ऑलमोस्ट 6 महीने इसकी वायरिंग्स डिफरेंट जो है ना उनको स्टडी किया कि कौन सी पिन कहाँ लगती है, कौन से इंजन में कौन सी पिन कहाँ लगती है। तो इसका मुकम्मल इलेक्ट्रीशियन का जो कोर्स है वो मैंने मुकम्मल कर चुका हूं। यानी कि आपने ये नहीं किया है गाड़ी ले ली है तो चलो इसको जो है ना वो मॉडिफाई करूँ, किसी के पास जाऊँ उसे को यार गाड़ी मॉडिफाई कर दे, और या फिर किसी में इलेक्ट्रीशियन के पास जाऊँ जैसे कोई यार वायरिंग कर दे। आपने कहा यार चीज़ एक्यूरेट होनी चाहिए और वो कोई बंदा कर नहीं सके, उसके लिए आपने यानी कि पूरा खुद आप इलेक्ट्रीशियन बन गए। अब एक्चुअली इसकी रीज़न क्या है कि आप जितने बाहर मैकेनिक देख लें हमारे पाकिस्तान के अंदर वो सारे अनपढ़ हैं। ठीक है, बिल्कुल। आप इलेक्ट्रीशियन देख लें तो 99% अनपढ़ हैं, सिर्फ 1% आपको वो पढ़े लिखे मिलेंगे और वो आपको वो काम करके ही नहीं देंगे क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होगा। बिल्कुल, वो काम है तसल्ली से करने वाला। ठीक है। अब ये जो काम है ये बहुत सब्र के साथ होता है क्योंकि कई चीज़ें आपको, मिसाल है एक चीज़ मिल गई तो दूसरी नहीं मिलती, वो उसके साथ की मिल गई तो नेक्स्ट नहीं मिलती, तो आपको ये सब्र के साथ करना पड़ता है। ये नहीं कि आज आप गए और जाके लगवा लिया, इस गाड़ी के अंदर ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। ये आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ता है, सोर्सिंग भी खुद करनी पड़ती है। कुछ इंपोर्टर्स हैं जो मंगवा के देते हैं लेकिन तो वो भी उनको भी नहीं पता कि क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ है वो 10 पार्ट्स पे मुश्तमिल है तो वो आपको 5 मंगा देंगे या 8 मंगा देंगे, 2 फिर मिस हो जाएंगे। सही है। आपका वो चीज़ उस तरह से वर्क नहीं करेगी जैसे उसका असल फंक्शन था। ठीक है। अब उसकी मिसाल देता हूँ कि कैसे। ठीक है। ये जैसे एक LED पैनल लगा हुआ है ये वाला। ठीक है। अब आप मार्केट में जितने भी LED पैनल देख लें जो पाकिस्तान में इंस्टॉल हुए हैं, ठीक है, उनमें किसी बंदे का LED पैनल सनलाइट के साथ वर्कआउट नहीं करता, अंदर एटमॉस्फेयर को सेंस करके वर्कआउट नहीं करता। मतलब सनलाइट के साथ क्या मतलब? हाँ, अब आपको बताता हूँ। इसके अंदर एक फंक्शन था कि जैसे ही सनलाइट तेज हो तो AC की कूलिंग बढ़ जाए। ठीक है। ये इसके ऑटो के अंदर फंक्शन है, सामने सेंसर आता है। ठीक है। वो मैंने अभी रखा हुआ, वो भी इंस्टॉल मैंने भी नहीं किया क्योंकि मेरे पास अभी जॉब की वजह से इतना टाइम नहीं था, लेकिन मेरे पास उसकी कंप्लीट वायरिंग मौजूद है। अब जिस दिन डैशबोर्ड निकालूंगा वो मैं इंस्टॉल कर दूंगा इसके अंदर। ठीक है। देन इसके यहाँ पे ये जो स्टीयरिंग वाली साइड है, यहाँ पे नीचे एक छोटा सा वेंट होता है, इसके अंदर एक हीटिंग सेंसर होता है। ठीक है। जो कि अगर अंदर गाड़ी के अंदर ठंडा क्या है तो वो आप AC मतलब वो नहीं चलाएगा और उसको फिर वो हीटिंग देगा, मतलब आपको नॉर्मल टेम्परेचर करता रहेगा, ये सर्कुलेट करता रहेगा। अगर मतलब जैसे गर्मियाँ हैं तो वो ठंडा करेगा और सर्दियाँ हैं तो वो ऑटोमेटिकली गर्म कर देगा। यानी ये ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल वाला चक्कर है। ठीक है। ये इसकी एयर थ्रो जो है उसको ऑटो कंट्रोल करेगा। ये जो इसका यहाँ पे अगर आप फंक्शन सेट कर देंगे ये तो ये एयर थ्रो को ऑटो कंट्रोल करेगा। ठीक है। कि आपको कितनी अंदर ठंडक और गर्मी चाहिए वो ऑटो इसको कंट्रोल करेगा। ठीक है। ये जो ऑटो है ये आपका सब कुछ ऑटो कंट्रोल करेगा कि गाड़ी के अंदर AC की ज़रूरत है या गाड़ी के अंदर हीट की ज़रूरत है, ये इसको ऑटो कंट्रोल करेगा। ठीक है। लेकिन ये तो डायरेक्शनल नहीं है, ये डायरेक्शनल है तो ये सारा ये फंक्शन आपका जैसे ही ऑटो पे लेके आएंगे ये फंक्शन कट ऑफ हो जाता है। अच्छा, ठीक है। इसका फंक्शन कट ऑफ हो जाता है। सही है। ये ऑटो पे वर्क करेगा। ठीक है। सही है। असल फंक्शन इसका ये है जो जापानीज VIRS के अंदर आया था। अच्छा, ठीक है। ये क्लाइमेट कंट्रोल पैनल का हो गया। इस क्लाइमेट कंट्रोल पैनल इस पे आपने लगाया हुआ है पूरी वायरिंग के साथ और पूरी वर्किंग के साथ, इसमें वर्किंग के साथ है। ठीक है। और क्या क्या है इसमें? अब इसके अंदर एक ये रेयर CRV 1996 2 डोर आई थी, उसका मीटर लगाया हुआ है। ठीक है। और ये 0 मीटर है, मतलब जस्ट 10 किलोमीटर चला हुआ था तो मैंने ये लगाया। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और इसके जो यूनिकनेस ये है कि इसके ऑरेंज डायल्स हैं। ठीक है। जो इसकी गेजेस हैं वो सारी ऑरेंज हैं। सही है। तो आप इसको ऑन करते हैं तो ये सारी इसकी ऑरेंज डायल्स चलते हैं, बिल्कुल मैच होते हैं मेरे इसके पैनल के साथ। पैनल के अंदर भी ऑरेंज है क्योंकि ओरिजिनली मेरे ख्याल से इस गाड़ी में सारी जो लाइट्स हैं डैशबोर्ड की वो ऑरेंज में। हाँ, ठीक है। ठीक है। देन मैंने जो स्टीयरिंग इसके अंदर इंस्टॉल किया मल्टीमीडिया वो CL9 का। CL9 का। ठीक है। उसके अंदर कॉल एंड का, कॉल उठाने का, लाउड स्पीकर करने का, बैक जाने का, वॉल्यूम अप डाउन का, और उसके बाद ये चैनल अप डाउन करने का, मोड का, क्रूज कंट्रोल का, रीसेट और इसका सेटिंग का सारा कुछ जो क्रूज कंट्रोल के होते हैं वो सेट में। लेकिन इसके अंदर तो इंस्टॉल इंशाल्लाह वो भी करूँगा। वो मैनुअल में क्रूज कंट्रोल भी आता है, वो भी इंशाल्लाह वो इस गाड़ी में आया था। जी, इस गाड़ी में आया था। मैनुअल के अंदर क्रूज कंट्रोल भी इसके अंदर आया था। ठीक है। वो भी इंस्टॉल कर लूँगा। ठीक है। लेकिन उसमें कैसे होगा, मतलब जैसे कि आपको उसका एक पूरा फंक्शन होता है, उसके अंदर एक पूरी इसकी किट लगती है और फ्रंट पे जो है ना उसकी एक सर्वा होता है इसका क्रूज कंट्रोल का। ठीक है। वो वैक्यूम बेस्ड काम करता है। जब आप इसको सेट कर देंगे कि मैंने 60 किलोमीटर पर आवर मैंने इसको सेट कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का वो एक छोटी सी ऑप्शन होती है, वो यहाँ से ऑन हो जाएगी और यहाँ पे आपको दिखाएगी कि 60 किलोमीटर आपने सेट किया। नहीं, अब जैसे जो अब वो फंक्शन मैनुअल पे कैसे करेगा, आपने उसको 60 पे सेट कर दिया और आप वो फंक्शन सिर्फ चौथे और 5वें गियर पे करेगा, उसके अलावा वो फंक्शन नहीं करता। ठीक है।
जब आप चौथा और पांचवा गियर लगाएंगे तभी वो फंक्शन करेगा, उसके अलावा वो फंक्शन नहीं करता। और वो फंक्शन कैसे करता है कि उसके अंदर जो आपकी थ्रॉटल बॉडी होती है उसके अंदर दो रेस की तारें होती हैं, ठीक है, और वो जो सेकंड रेस की तार है वो उस सर्वा के अंदर जा रही होती है जो क्रूज कंट्रोल का होता है, ठीक है, ठीक है। वो सर्वा वैक्यूम बेस्ड है, आपकी जो इनटेक है उसकी बैक से एक वैक्यूम का पाइप उसके साथ लगता है। जो ऑटो गाड़ी होती है उसमें भी 2 तारें होती हैं। जी, उसमें भी होती है, ठीक है। तो वो और आपका जो इसका क्लच का पैडल होता है उसके ऊपर 2 स्विच लगते हैं जो क्रूज कंट्रोल कैंसिल करते हैं और क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करते हैं, सही है, ठीक है। वो दो स्विच भी लगते हैं, सही है, वो भी अगर आपको मैं पिक्चर शेयर कर दूंगा, वो भी मेरा शारजा से आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह वो भी लगा दूंगा। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, ठीक है। इंटीरियर में जो है आपने हमें बता दिया कि इसके अंदर ये वुड फिनिश के अंदर मैंने ये इसका स्टीयरिंग जो है CL9 का लगाया था, CRV का वो लगाया है, ठीक है, इसका ये जो लाइट डिमर है, इनर लाइट्स को जो डिम करता है, ये सारी ये भी होती हैं, ये भी इसके साथ मैच होती है, ठीक है, इसकी जो क्लस्टर है उसकी लाइट्स को भी डिम करता है, इसकी जो ये पैनल की लाइट्स हैं इनको भी डिम करता है, इसके जो आर्म रेस्ट के बटन्स हैं उनकी लाइट्स को भी ये डिम करता है, ठीक हो गया। ये डिमर होता है। अच्छा, बटन आपके जो आर्मरेस्ट है इससे मैं देख रहा हूँ कि एक फॉग लाइट का बटन लगा हुआ है, जी, पोल का बटन लगा हुआ है और हाफ का बटन लगा हुआ है, जी। यानी कि बटन आपने पूरे किए हुए पूरे हैं। किए हुए हैं। एक बटन अभी मिसिंग है, वो होता है जो कॉर्नर लाइट सेंसर होता है उसका होता है, ठीक है, उसका APS कहते हैं उसको, अच्छा, ठीक है। कॉर्नरिंग लाइट इसके अंदर आती है 2000 मॉडल के अंदर, अच्छा, जो हम लोग जिसको इंटरसेक्शन लाइटें भी कहते हैं, ठीक है, उसका वो उसका उसका बटन होता है वो, ठीक हो गया, वो ठीक हो, यहाँ पे चौथा बटन वो होता है। चौथा बटन वो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंटीरियर में उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि जो CF मॉडल है 2005 सिविक का, ठीक ये है, मैंने उसकी लाइट मॉडिफाई करके इसके अंदर फिट की हुई है, ठीक है, ठीक है। और ये कंप्लीट वर्किंग है, ये इस साइड से भी, इस साइड पे भी, और ये इसके साथ भी, ये मैंने खुद ही इंस्टॉल की है। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें आपने बता दी, इसके अलावा क्या इंटीरियर में? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास मैंने एक DVR लगाया है जो निसान 350Z का है, वो लगाया ताकि ज़रूरत पड़ती है आजकल लाहौर के अंदर जो थेफ्ट वगैरह के चक्कर हैं उनमें आपको ज़रूरत होती है कि आप गाड़ी की रिकॉर्डिंग रखें, ठीक है, ताकि आपको वो अपडेट होती रहे, और आप उसको जो है वो DVR को अटैच करके वाईफाई की डिवाइस अंदर रखें और आप मोबाइल के थ्रू उसकी सारी रिकॉर्डिंग करते रहें। वो भी सारा फंक्शन इसके अंदर, वो भी सारी ऑप्शन है इसके जी, वो अंदर, भी सारी फंक्शन मौजूद है और इसके अंदर भी रिकॉर्ड हो रहा है। इसके अंदर मेमोरी कार्ड है, ठीक है, इसके अंदर भी रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर आप इसको स्क्रीन पे देखना चाहें तो स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं, ये इसकी स्क्रीन पे भी इसकी विजिबिलिटी है, ये DVR है, ये और- DVR है, ठीक और है, ये इसकी स्क्रीन पे भी विजिबिलिटी आती है। अगर आप इधर भी देख इसको चेक करो तो सही, फ्रंट व्यू आता है इसका। उसके बाद ये देखें, मैंने ये हुर भाई से सबसे पहले एक गेयर नॉब खरीदी थी जिसके साथ मुझे हुर भाई का पता चला था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो है ना, ये चीज़ गेयर नॉब के साथ ही मुझे जी, नज़र आ गई, ये क्या चीज़ है, ज़रा ये बताया ना मुझे ये ज़रा। बड़ी यूनिक चीज़ है, और ये मैंने जिसे कहते हैं बड़ा ढूंढ के, और फिर ये ज़रा इधर इसका दिखाया ना ताकि मैचिंग का हमें- बड़ा हमें चक्कर नज़र था, वो आए। मैंने सारा कुछ किया है। अच्छा, तो ये बड़ी यूनिक चीज़ है और डेली ड्रिवन के लिए ये बड़ा, मतलब जिसे अच्छी चीज़ है कि आपको पता लगता रहता है कि आपकी गाड़ी में क्या इश्यूज हैं। मतलब ये मेरे ख्याल से गाड़ी की सारी जो आपका जो कंप्यूटर है वो सारी चीज़ें, सारी वैल्यूज़ आपको बता रहा है आपकी ये स्क्रीन आप के ये ऊपर, समझें कि आपने एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक अपने पास रखा हुआ है, ठीक ये है, इतना फंक्शन आपको करेगा। इसके अंदर ये देखें, ये फंक्शन आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इसके अंदर आइडलिंग है, मतलब अभी मैं AC चलाया हुआ है तो गाड़ी ओरिजिनली कंप्यूटर इसको कितना फंक्शन भेज रहा है कि आप गाड़ी को कितने RPM पे आइडल रखें। सेकेंडली ये इसकी फ्यूल पंप की रिले जो है, फ्यूल पंप चल रहा है या नहीं, ये उसकी इंडिकेशन है। ये जब ऑफ हो जाएगा तो ये 0 पे आ जाएगा। ये बैटरी का वोल्टेज है कि आपका जो जनरेटर है वो काम कर रहा है या नहीं, ये आपको एग्जैक्ट वोल्टेज बताता रहेगा। उसके बाद ये थ्रॉटल पोजीशन है, जब मैं इसको थ्रॉटल दूंगा तो ये बढ़ती जाएगी। ये थ्रॉटल पोजीशन सेंसर की है। ये ओरिजिनली इसकी 0.45 पे और 4.3 पे कंपनी से सेट आती है, बाद में लोग अपने इंजन के हिसाब से उसको वेरी करवा लेते हैं। सही है, ये इस टाइम जो इसका फ्यूल फ्लो हो रहा है, जो फ्यूल पंप फ्यूल फेंक रहा है और गाड़ी पर घंटा कितना फ्यूल खा रही है, वो ये शो करेगा। सही है, अब इसको अगर मैं इससे रोटेट करूं तो थोड़ा सा और विजिबिलिटी आ जाएगी। ये इसके हमने ये चीज़ें बता दी हैं आपको, ये जो ये वाली थी। ठीक है, और अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये इसके अंदर जो इसके कूलेंट का टेम्परेचर ECT जो बता रहा है, ये वो है कि इस टाइम गाड़ी 95.05 टेम्परेचर पे वर्क कर रही है। सही है, और इसका
जो अल्टीमेट लेवल होता है वो 106 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 106 से ऊपर ये हीट अप होना शुरू हो जाती है गाड़ी हीट अप। अगर गाड़ी- 106 से ऊपर होगा समझो गाड़ी हीट अप है। गाड़ी हीट अप हो रही है आपकी, ठीक सही है। है। और वो आपका जो नॉर्मल मीटर है वो शो नहीं करवाता, वो 107 110 पे जाके शो करवाता है। तो ये मुझे ज़रा पहले बता दिया करेगा सही है। कि गाड़ी हीट अप हुई तो नहीं कभी। साथ ये थ्रॉटल मेरी कितनी ओपन हुई है ये इसका बताता है ये, सही है। ठीक है। इस साइड पे आ जाए तो इस टाइम इंजन कितना प्रेशर PSI बना रहा है वो बता रहा है। ठीक है। गाड़ी के अंदर कितने टेम्परेचर की एयर जा रही है ये बता रहा है इस साइड पे। ये जो एयर इनटेक जो Air खींच intake रहा है वो खींच किस रहा है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे है। ठीक है। ठीक है। अब आप इस साइड पे आ जाएं तो अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ। ये इंस्टेंटेनियस फ्यूल एवरेज है। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपका पैडल का हिसाब क्या है, मतलब जैसे अब मैं गाड़ी चलाऊँ या आप गाड़ी चलाऊँ तो कितना डिफरेंस आता है वो ये दिखाता है। ठीक है। मतलब अब नॉर्मली अगर ये मैं चला रहा हूँ तो इसको 14-15 पे चलना चाहिए, तब मेरी फ्यूल एवरेज जो है वो 13 साढ़े 14 तक आएगी अगर मैं इसको 14-15 पे रखूँ, ठीक है। ये मुझे वो इंडिकेशन देता है कि मैं इसको यहाँ पे सेट रखूँ, पैडल को ज़्यादा भगाऊँ नहीं ज़्यादा, ताकि क्योंकि डेली ड्रिवन है तो मैं इसको ज़्यादा फ्यूल एवरेज प्रेफर करता हूँ। ठीक है। देन इग्निशन टाइमिंग है, ये आपको आप देख रहे होंगे कि ये 12.5 13.5 है। आप अगर इसकी कैटलॉग खोल के देखें तो आपको यही वाली मिलेगी। सही हो गया, यानी कि आपने ये फैक्ट्री इग्निशन फिटेड के हिसाब से फैक्ट्री फिटेड के हिसाब से सेट की है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर की टाइमिंग होती है ये उसकी सेटिंग होती है। सही है। कि कहाँ पे एडवांस करना है कहाँ पे रिटार्ड करना है। तो ये 12.5 पे वेरी करनी चाहिए, 12.5 से 11.13 पे वेरी करनी चाहिए। ये इंजेक्टर ड्यूरेशन है। जैसे ही मैं AC ऑफ करूँगा ये देखना ये ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। जैसे ही मैं AC ऑन करूँगा ये हाई हो जाएगी। तो ये AC के साथ हाई होनी चाहिए, ये भी इंडिकेशन होती है। और ये कितने सेकंड्स के बाद जो है वो पल्सेट करके चल रहा है इंजेक्टर, ये उस पे आती है। सही है। ये इसका ड्यूटी साइकिल है कि कितने % ओपन हुआ हुआ है इंजेक्टर इस टाइम, इंजेक्टर कितना ओपन हुआ, कितना ओपन है 2% ओपन हुआ हुआ, ठीक है। और इंजेक्टर कितने CC पेट्रोल एक शॉट पे फेंक रहा है ये वो है 6 CC। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है। यानी कि इतनी ज्यादा डिटेल्स मेरे ख्याल से आम सेंसर नहीं बताता या आम सेंसर बताता भी नहीं है। और ये इसका कंप्यूटर जो सेंस कर रहा होता है उसके हिसाब से ये सारा कुछ वेरी करता है और ये हर चीज़ वर्किंग है, ठीक है। अब आपको ये देख रहे होते हैं कि यार मैं किसी दुकानदार के पास जाऊं और मेरी चेक लाइट क्यों आ रही है इंजन की, तो वो मैंने चेक करनी है। इसके अंदर ये भी फंक्शन है कि आपको यहाँ से फ़ौरन ये देखें अभी मिसफायर आया था, मैं इसको यहाँ से क्लियर कर दूंगा। अब गाड़ी में कोई कोड्स नहीं है, ठीक है। ये तो ये आपकी इंजन की चेक लाइट को भी ये डिटरमिन करता है। जबरदस्त। अब इसका जो सबसे आला फीचर जो आम डेली ड्रिवन के लिए है वो ये है। अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से खड़े हैं गाड़ी स्टार्ट करके, तो ये इसकी फ्यूल एवरेज इस टाइम ये दिखा रहा है। जब आप नॉर्मली मूव करते हैं तो इसकी फ्यूल एवरेज वेरी करती है। तो ये फ्यूल कॉस्ट जब से हमने गाड़ी स्टार्ट की है वो दिखाता है। ये हमने कितना ट्रिप यूज़ किया, इसकी ड्यूरेशन कितनी है, टॉप स्पीड हमने कितनी, हमारी एवरेज स्पीड हमने कितनी की, टोटल कंज्यूम्ड फ्यूल कितना है, VTEC हमने कितने डिस्टेंस यूज़ किया और VTEC कितनी देर यूज़ किया सेकंड। अब इधर आ जाए, इसमें कितना फ्यूल यूज़ हुआ, कंजम्पशन क्या जा रही है, ये वाली ये इंस्टेंटेनियस रिफ्यूल फ्लो। अब ये आ जाएंगे क्या है, ये जब हमने गाड़ी स्टार्ट की उसके बाद हम 0 से 60 कितने सेकंड में गए। अच्छा, 0 से 5.4 ठीक है। सेकंड्स, ठीक है। और 0 से 100 हम कितने सेकंड्स में गए, ये है। ठीक है। 0 से 200 हम गए ही नहीं है। 60 से 100 हम कितने सेकंड्स में गए, क्योंकि हम लोगों ने बीच में ज़्यादा ब्रेक्स यूज़ किए हैं तो ये उस हिसाब से ही आपका रेसिंग में यूज़ होता है ये ज़्यादा, ठीक है। ठीक है। और ये हम वापस अपनी जगह पे आए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यानी कि ये एक काफ़ी रेयर चीज़ है, काफ़ी रेयर आइटम है। और इसमें जो ऑप्शंस हैं, जो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली जो हमें बता रहा है ये काफ़ी रेयर है। और मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़्यादा ना हेल्पफुल है इस चीज़ के लिए कि अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपकी गाड़ी में कोई एरर आ गया है तो वो ना कि आपके एरर आ जाए और उसको आपकी गाड़ी को डैमेज करे, आपको पहली पता चल जाएगा और आप गाड़ी को फ़ौरन जो है ना वो डायग्नोस कर सकेंगे और उसको सेट कर सकेंगे। अब आपको इसके अंदर एक और चीज़ बताता हूँ, जो ज़्यादातर लोगों की सिविक्स हैं उनके अंदर मसला आता है कि वो चलते चलते इशारे पे खड़े हुए हैं, उन्होंने न्यूट्रल किया तो गाड़ी बंद हो गई, या गियर में खड़े हैं उन्होंने जिसे कहते हैं वो क्लच पकड़ा तो गाड़ी बंद हो गई। बिल्कुल। नॉर्मली सिविक का मेन मसला ही यही है, चोक का मसला होता है कि गाड़ी सुबह ठंडी स्टार्ट करते हो आप पैडल दे के स्टार्ट कर रहे होते हैं। अब इसका सबसे आसान हल जो मैंने देखा है वो ये है कि जब आप इंजन इसका गाड़ी का चेंज करवाएं तो उस इंजन के साथ जो इसका अपना कंप्यूटर मौजूद हो, जो इसकी अपनी वायरिंग मौजूद हो, आप वो ही लगवाएं। अगर आप वो नहीं लगवाएंगे आपकी गाड़ी कभी सेट हो ही नहीं सकती, नेवर, कभी मैच ही नहीं होगी। सही है। कोई आपको इलेक्ट्रीशियन कहे जी मैं इस तरह से कर दूंगा, मैं इस तरह से कर दूंगा, जब होंडा वाले नहीं कर सकते तो वो इलेक्ट्रीशियन तो डेफिनेटली नहीं कर बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो जब इसका इंजन चेंज करवाएं या अपने इंजन सेट भी करवाना हो तो आपके पास ओरिजिनल वैल्यूज़ मौजूद होनी चाहिए और आप उसको देख सकें तो वो आपको हुंडई ही बताएगा। ठीक है। या फिर आप खड़े होकर उसके पास से देख लें, क्योंकि ये पुरानी गाड़ी है, ये नई गाड़ियों की तरह नहीं है कि आपने जाके ट्यूनिंग करवाई और आप
हेजल फ्री जो है वो अपना इसको यूज़ करने लग गया। बिल्कुल जब आपने एक पुरानी गाड़ी ऑन करनी है तो ये चीज़ें आपको साथ रखनी पड़ती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि पुरानी गाड़ी जो है वो आजकल पाकिस्तान में पुरानी गाड़ियाँ जो हैं वो मोस्टली काम निकालती हैं, इस वजह से लोग नहीं लेते। नहीं लेते और बिल्कुल मैंने ये गाड़ी पास रखी इस वजह से हुई है कि ये काम नहीं निकालती, बिल्कुल क्योंकि ऐसे मैंने ही है। हर चीज़ की तो सेट की हुई है और मुझे हर चीज़ का पता है कि इन केस अगर मेरे पास कहीं पे इसकी कोई डाउनफॉल हो जाता है तो मैंने उसको सेट कैसे करना है, वो भी मेरे पास हर वक्त इसका मौजूद होता है कि मैंने क्या करना है। बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त इस ज़बरदस्त। गाड़ी में मेन आपको पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल इश्यूज आते हैं, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रिशियन जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है तो आपको मैं एक चार्ट शेयर करूँगा होर भाई के थ्रू, आप वो साथ शेयर कर दीजिएगा और जितनी सिविक्स हैं अगर आप उसको उस पर सेट करके चलाएं अच्छा तो वो नॉर्मल से ज़्यादा अच्छी एवरेज देगी। जो लोग 8 साढ़े 8 की एवरेज से चला रहे हैं वो बिल्कुल इसी वजह से चला रहे होते हैं कि उनका जो हेड है, इनटेक है और ECU है वो कंपेटेबल नहीं है। सही है तो वो गाड़ी चेकलाइट के साथ चल रही होती है और लोगों ने चेकलाइट के आगे एक बल्ब लगा के उसको बंद किया होता है, आपको सामने नज़र ही नहीं आती कि check light बिल्कुल चल ऐसे रही ही है। या बल्ब भी निकाला होता है बल्ब उसका। भी निकाला होता है। तो चेकलाइट इसलिए होती है कि आपका खुदा ना खास्ता कोई सेंसर ख़राब हो गया तो आपको पता लग जाए कि आपकी गाड़ी के साथ ख़राबी आ गई। खराबी आ गई है। तो जब इस गाड़ियों में चेकलाइट ही बंद कर देते हैं तो वो आपको पता नहीं लगेगा, आप उस गाड़ी को ऐसे ही चलाते रहेंगे, एट द एंड आप अपना इंजन ही सारा उड़ा देंगे। अच्छा तो हमारा इंटीरियर कंप्लीट हो गया। इंटीरियर में हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देख ली हैं जो काफ़ी रेयर और यूनिक हैं। तो अब ये बताएं कि गाड़ी जो है आपकी स्टेबल बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, और वो मुझे पता है क्यों स्टेबल है। उसमें मेन रोल प्ले कर रही है वायरिंग, और वायरिंग जिस दिन चेंज हुई थी उस दिन मैं आपके साथ ही था। तो अब आप मुझे ये बताएं कि वैसे वायरिंग चेंज करने का ख्याल किसी को आता नहीं होता, और लोग यही कहते हैं कि यार जो 2-3 तारें ख़राब हैं उनको नया डाल लो या कुछ कर लो। इतना लंबे चक्कर में, क्योंकि उस दिन डैशबोर्ड भी बाहर निकला हुआ था, पूरी वायरिंग उतरी हुई थी, सीटें, कारपेट, सारा इंटीरियर पूरा खाली हुआ था सिर्फ वायरिंग चेंज करने के लिए। तो इतनी ख्वारी करने का और इतनी मेहनत करने का ख्याल कहाँ से आया और वायरिंग कहाँ से मिली? अच्छा, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये कप होल्डर भी इसके अंदर लगा हुआ है जो रेयर है, जो इसके अंदर आता है। ये भी आप अगर दिखा दें तो इसका जो कप होल्डर है ये रेयर है। ठीक है, ये VIRS का ये यार इसका है। ठीक है। और अब मुझे जो इसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग जो है वो शेयर इसका टोटल मुकम्मल चेंज करने का ख्याल इस वजह से आया कि जब मेरे पास गाड़ी आई तो ये ज़्यादातर कभी ये वाला दरवाज़ा नहीं था ओपन होता, कभी शीशा वो वाला नहीं था डाउन होता, तो इस तरह के मसले थे। तो अब आपको पता है इलेक्ट्रिशियनों के पास जाओ तो वो ऐसे तार उठा के तो यहाँ से बाहर डाल देते हैं, तो वो मेरे मिजाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी। बिल्कुल और अब वो ख़िलाफ़ इस वजह से थी कि एक तो मेरा ये वाला बटन फंक्शन नहीं था कर रहा जो इसको लॉक करता है कि आप यहाँ से लॉक कर दें तो बाकी शीशे जो हैं वो डाउन नहीं होते, और इसको ऑन कर दें तो फिर बाकी शीशों के पास ऑप्शन होती है कि वो डाउन कर डाउन हो जाए। बिल्कुल एक तो ये ऑप्शन भी नहीं थी, सेकेंडली हर शीशा कभी ना कभी ख़राब हो रहा था। तो फिर मैंने पहले सर्च किया कि यहाँ से मुझे कहीं से वायरिंग मिलती भी है या नहीं, और इलेक्ट्रीशियनों से पूछा तो वो कहते थे कि यही वायरिंग हम ठीक करके देंगे, वायरिंग इसकी नहीं मिलती, कटिंग होती है, ये होती है। मैंने बिलालगंज से ढूंढी, मैंने शोभा बाज़ार से ढूंढी, मैंने वो जो IJP रोड है वहाँ से ढूंढा, मुझे कुछ ना मिला इसका। ठीक है, जिसके पास जाता उसके पास कोई ना कोई तार कटी हुई, कोई ना कोई ग्रिप कटा हुआ, सही है। कुछ ना कुछ। मतलब आप ये समझ लें कि अगर ये साइड पूरी है तो ये साइड नहीं है, ये साइड पूरी है तो वो आधा वहाँ से कटा हुआ है, उसका कंप्यूटर की वायरिंग कटी हुई है, कुछ ना कुछ कटा हुआ ही मिलता था। कंप्लीट मुझे मिली नहीं, मैंने तकरीबन 6 महीने सर्च की, मुझे मिली ही नहीं। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा थक हार गया था कि मैं इसको कैसे ढूंढूं, ये तो मिलती ही नहीं है और काम तो ये मेरा सारा ख़राब ही रहना है। तो नॉर्मली जो लोग करते हैं कि बस फिर गाड़ी से फेडअप होके सेल कर देते हैं। बिल्कुल अब मैं थोड़ा सा फेडअप होने वाला नहीं था। मैंने क्या किया कि मैंने शारजा से एक बंदे के पास ये जंक यार्ड में गाड़ी आई, ठीक है, तो उससे मैंने एक क्लिप वीडियो कॉल पे उतरवाया सही है। और वो वहाँ से शिपिंग करवाई और मंगवाई। अच्छा ठीक हो गया, तब ठीक मेरा हो ये काम पूरा हुआ, अदरवाइज़ ये पाकिस्तान में तो मुमकिन नहीं था। मुझे मैं 6 महीने में मुझे नहीं मिली तो आम बंदे को तो नहीं मिलेगी वो, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मुझे तो इसकी वैसे भी आइडिया है इसकी हर एक चीज़ का, तो आम बंदे को तो वैसे ही आइडिया भी नहीं है इन चीज़ों का, बिल्कुल ऐसे उसको ही नहीं है। मिलेगी। तो मैंने ये शारजा से मंगवाई पूरी मुकम्मल गाड़ी की, पूरी फ्रंट हेडलाइट से लेके पिछली लाइट्स तक, रियर टेल लाइट्स तक मैंने बिल्कुल। सारी वायरिंग मंगवाई इसकी वो तो पूरी वायरिंग इसकी कंप्लीट है। वो मुकम्मल, बल्कि और उसके अंदर एक टक भी नहीं है। वो बल्कि मैं देखूंगा कि मेरे पास ना, शायद मैंने उस दिन काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई थी और जी। पिक्चर्स उतारी थी, अगर मेरे पास पड़ी हुई ना तो वो भी इसमें ऐड करेंगे ताकि वो भी हमारे यूजर्स देख और सकें। मुझे वो थोड़ी सी सस्ती मिल गई तो मैंने फॉर फ्यूचर एक कंप्लीट सेट एक और भी रखा हुआ है, अच्छा कि ज़बरदस्त। अगर कहीं मेरे से ये ख़राब ये कुछ हो जाता है तो मेरे पास बैकअप प्लान भी हो इसका, क्योंकि ये वायरिंग यहाँ पे कोई इसको हाथ नहीं लगाता, ये जैपनीज़ वायरिंग है। ठीक है,
कोई इलेक्ट्रीशियन इस वायरिंग को जानता ही नहीं है कि इसको कैसे सही करना है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ठीक है। क्योंकि इसका फ्यूज़ बॉक्स के अंदर और फंक्शंस हैं, इसके फ्रंट फ्यूज़ बॉक्स हैं उनके अंदर फंक्शंस और हैं, मतलब एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो कि इसको सेफ्टी करते हैं, जो यहाँ पे बाईपास कर देते हैं लोग। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब ये जैसे वायरिंग की बात तो चल ही रही है हमारी, तो अब मुझे ये भी बता दें साथ साथ कि वायरिंग जब उस दिन हो रही थी तो उस वायरिंग में मुझे बड़ी नई नई चीज़ें नज़र आई थी। एक तो उसके अंदर ना ABS का कंप्यूटर था जी। और उसके अंदर ABS का फ्यूज़ बॉक्स भी था मेरा ख़्याल है, और इस तरह की कुछ और नई चीज़ें थी। वो क्या चक्कर है? अच्छा, वो अब इस वजह से ला रहा था क्योंकि मैं थोड़ी सी गाड़ी तेज़ चलाने का शौकीन हूँ, तो इसकी जो ब्रेक्स हैं उस पर मैं रिलाई नहीं कर रहा था। तो मेरा दिल किया कि मैं अब इसको जो ओरिजिनल कंपनी फिटेड ABS आता है उस पर शिफ्ट करूँ। ठीक है। कंपनी फिटेड ABS जापान में आया था? जापान में आया लाहौर था, में, पाकिस्तान में तो नहीं नहीं आया? था, किसी भी गाड़ी में नहीं था, आया कनाडा में आया था और जापान में आया था। ठीक है, ठीक है, और वो भी जापान में भी कुछ गाड़ियों में आया था, हर गाड़ी में नहीं था होता, वो ऑप्शनल था। ठीक है, वो आप मतलब एक्स्ट्रा पे करते थे तो आपकी गाड़ी के अंदर इंक्लूड करके दिया जाता था, अदरवाइज नहीं था मिलता। ठीक है, तो ये जो ABS वाली वायरिंग थी, एक तो 99 मॉडल की वायरिंग में डिफरेंस है। 99 मॉडल एग्जैक्ट होगी तो वायरिंग सेम होगी, अदरवाइज डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, 98 की वायरिंग अलग है, 97 की वायरिंग अलग है, 96 की वायरिंग अलग है और 2000 की भी अलग है। ABS की पूरी यस, गाड़ी की वायरिंग, गाड़ी की वायरिंग। पूरी ठीक गाड़ी है, की वायरिंग। ठीक है, इसके अंदर OBD 0 आते हैं, OBD 1 आता है, OBD 2 आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। OBD 2 के अंदर दो आते हैं, OBD 2A और और OBD 2B 2B। बिल्कुल। अब जो मेरी गाड़ी थी वो थी OBD 2B। ठीक है, तो अब बाय लक ऐसे हुआ कि जो जापान से शारजा से मैं वायरिंग मंगवा रहा था वो OBD 2B की मुझे मिल गई, माशाल्लाह और ज़बरदस्त। वो एग्जैक्टली सनरूफ वाली गाड़ी की वायरिंग थी, ठीक है, और हर फंक्शन वो उसके अंदर मुकम्मल था जो मेरी गाड़ी के अंदर मुकम्मल है, और उसके अंदर बाकी सारे फीचर जो मैं चाह रहा था वो उसके अंदर मौजूद थे। ठीक है, लाइक इसके अंदर जो पोल की वायरिंग थी वो उसके अंदर मौजूद थी पहले से। पहले से। अच्छा, ठीक है, उसके अंदर जो ये फ्रंट हेडलाइट वॉशर्स होते हैं ठीक उनकी है, वायरिंग भी मौजूद थी। अच्छा, ठीक है, और उसके बाद अगर आप आ जाएं तो ये जो डिटेक्टेबल मिरर की वायरिंग है ये भी उसके अंदर मौजूद थी, वही पहले से मौजूद पहले थी। से मौजूद ठीक थी। है, ठीक है, फिर उसके अंदर आ जाएं तो जो एक वायरिंग अभी मैंने रखी हुई है पास, वो मैंने फिट करनी है, ठीक है, वो भी उसके अंदर इंक्लूड थी। और ये जो इसकी LED पैनल की वायरिंग सारी है वो भी उसके अंदर इंक्लूड थी। ठीक है, ठीक है, फिर उसके अंदर एक अभी तक मैंने फंक्शन ऑन नहीं किया क्योंकि मुझे एक सिस्टम मिला नहीं है, वो अभी पार्ट मिसिंग है। वो ये जो सीट बेल्ट होती है, ठीक है। इसका मीटर के अंदर इंडिकेटर और साथ सायरन आता है। अच्छा, जिस तरह सिटी में आता है। जी बिल्कुल, तो उस तरह से इसके अंदर भी अगर आप सीट बेल्ट ना लगाएं तो आपको इंडिकेटर ऑन होता रहेगा। इसके अंदर वो भी वायरिंग मौजूद है, सिर्फ मैंने उसका फ्यूज़ उतारा हुआ है ताकि जब मुझे वो मिल जाए तो मैं वो अटैच करके उसको वो भी ऑन कर अच्छा, ज़बरदस्त दूं। वो भी ज़बरदस्त। इसके अंदर मौजूद है। फिर इसके अंदर जो बैक एंटीना है उसकी नॉर्मली हमारे पास जो गाड़ियों में वायरिंग होती है वो ऐसी होती है कि आप जस्ट यहाँ से किसी बटन के साथ लगा देते हैं लोग कि उसको ऑन करें तो पीछे वाला एंटीना निकल आएगा। तो वो भी इसकी जो टेप है उसके साथ ओरिजिनली अटैच है, साथ ये जो हाफ स्विच है इसके साथ भी इसका फंक्शन मौजूद है। ठीक है, ठीक है, अब इसकी जो बैक लाइट्स का सारे फंक्शंस थे वो भी मतलब ओरिजिनल अपनी फैक्ट्री फॉर्म के ऊपर है। ठीक है, तो ये मुझे वायरिंग जो है वो बड़ी रेयर चांस लगा, मुझे दो मिल गई, वो मैंने दोनों निकलवा के अपने पास रख ली। मतलब एक इंस्टॉल कर दिया, एक घर पड़ी। मतलब इसका मतलब ये है कि गाड़ी में वायरिंग पूरी फ्रेश हुई हुई है, Fresh है। और उसमें ABS का कंप्यूटर, ABS का स्विच, गेयर्स जो उसका होता है, हाँ। फ्यूज़ बॉक्स, वो सारा कुछ लगा हुआ है। अब सिर्फ ABS एक्टिवेट होने वाला रह एक्टिवेट गया। होने वाला रह गया, वो भी इस वजह से रह गया क्योंकि इसकी जो ब्रेक की पाइपिंग्स होती हैं वो मैंने एग्जैक्टली मंगवानी है सेम, तभी मैं इसके अंदर फिट करूँगा क्योंकि मैं जो अल्ट्रेशन है उसके ऊपर रिस्क नहीं लेता, रिलाई भी नहीं करता। ठीक हो गया। क्योंकि अल्ट्रेशन जब आप करेंगे तो आप अपनी गाड़ी भी रिस्क कर रहे हैं, साथ आप अपनी लाइफ भी रिस्क कर रहे हैं। ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि है, अगर अभी ABS फेल हो जाए तो आप उसको फिर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, फिर गाड़ी रुकेगी ही गाड़ी नहीं रुकेगी आपकी। नहीं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो जब वो मुकम्मल हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ एक वही मिसिंग है, उसके अलावा मेरे पास हर चीज़ मौजूद है, और वो भी मैं टेस्टिंग के बाद इसको रोड पे लेके आऊँगा, ऐसे नहीं लेके आऊँगा। बिल्कुल, हाँ, ये सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट, बिल्कुल क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि ये गाड़ियाँ पुरानी हैं, 2000 मॉडल है, आज से 22 साल पुरानी है। बिल्कुल। तो इसके अंदर मैं फंक्शंस तो ओरिजिनल ला रहा हूँ, लेकिन इसकी सेफ्टी भी होनी चाहिए ना, कि ये ऐसे आप लोग सारे तारें लगा के कर देते हैं और बाद में आपका चलना ही बंद हो जाए तो आपकी तो लाइफ रिस्क में है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मेरा मेन जो मकसद था कि किसी तार के अंदर कोई कट ना हो, वो यही था कि लाइफ रिस्क ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है, कमाल है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अब इसके एक्सटीरियर पे आ जाते हैं। इसके एक्सटीरियर में बताएं कि एक्सटीरियर में क्या क्या चीज़ें आपने इंस्टॉल करवाई हुई हैं।
सबसे पहले तो मैंने गाड़ी को जो है वो पेंट बूथ का इसका ओरिजिनल कोड मैच करके पेंट करवाया। इसका शालामार रोज़ मिस्ट पेंट है और इसकी ओरिजिनल कोड मैच है। मुझे अल्लाह ना करे कहीं भी खराश भी लगती है तो मैं इसका जस्ट वो कोड डालूंगा और वही पेंट मैच कर लूँगा, मुझे किसी बंदे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़बरदस्त। लोग क्या करते हैं कि आप किसी से भी पेंट करवा लिया, वो उसका लाइट हो जाता है बम्पर, ये डार्क हो जाता है, क्योंकि ये मेटालिक पेंट है, इनमें डिफरेंस आता है। डिफरेंस आ जाता है। जब तक आपका कोड एग्जैक्ट नहीं मैच होगा ये मैच नहीं होगी। ठीक है। तो इसको मैंने ओवरऑल टोटल पेंट करवाया अपनी मर्ज़ी से, और इसको जिसे कहते हैं अपनी मर्ज़ी का पेंट लगवाया, अपनी मर्ज़ी का लाइकर लगवाया। ठीक है। और इसको एक्सटीरियर पेंट किया। सेकेंडली अब सेकंड आ जाए तो ये इसके अंदर एक फंक्शन मैंने इंस्टॉल किया रिट्रैक्टेबल मिरर्स का। ठीक है। और ओरिजिनल वायरिंग के अंदर है, मैंने कोई कटिंग नहीं की, जस्ट जंपर्स लगाए और उसके आगे इसकी ग्रिप लगा के तो ये रिट्रैक्टेबल मिरर चल गए हैं। मैंने किसी का वायर को कट नहीं किया, जस्ट जंपर एक अली एक्सप्रेस से आपको मिल जाते हैं। ठीक है। तो आप जंपर्स लगाएं तो आप किसी भी वायर को स्प्लिट करके दो में कर उसमें सकते कर बिल्कुल ऐसे ही है हैं और स्पार्किंग नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। ठीक है। उसके अलावा आपके मैं देख रहा था कि आपके बम्पर वॉशर लगे हुए हैं। ठीक है। और बम्पर वॉशर का आपने पीछे जो स्टीयरिंग का जो होता है हमारा स्विच जो होता है, स्टीयरिंग कॉलम स्विच जो होता जी है, जी। वो वैसे तो इसमें वॉशर का नहीं आता उसमें फंक्शन, लेकिन इसमें जो जापानी गाड़ी आती है उसके बैक पे भी बैक पे रियर जो विंडो होती है उस पे वॉशर होता है, उसके ऊपर वॉशर होता है, वो आपने उसमें कन्वर्ट वो कर मैंने लिया। उसके ऊपर कन्वर्ट कर दिया और मैं यहीं से जो हेडलाइट है उसको वॉश कर लेता हूँ। ये यहाँ से इसका फंक्शन है, इसको दबाता हूँ तो ये वॉश हो जाती है। ठीक हो गया। और अभी ये जो है ना ये दबा के हम इसको दिखा भी रहे हैं। ठीक है। और उसके अलावा पार्किंग पोल लगा हुआ है, पीछे पार्किंग बैक पोल में लगा हुआ है। RS की लाइटें लगी हुई हैं ओरिजिनल डीपो की। उसके अलावा लोगोज लगे हुए हैं गोल्डन कलर में, ओरिजिनल होंडा सेस के। जी। उसके ठीक है। अलावा फ्रंट जो ABS ग्रिल लगी हुई है, फ्रंट ABS ग्रिल लगी हुई है, RS उसके का लोगो। बाद जो म्यूगन का एग्जॉस्ट लगा हुआ है डुअल, म्यूगन का ट्विन लूप एग्जॉस्ट लगा हुआ है। एग्जॉस्ट लगा हुआ है। उसके अलावा उसके कट ऑफ दरम्यान लगा हुआ कट ऑफ भी है। कट अब ऑफ। वो कट ऑफ इसलिए लगाया था कि अभी नॉर्मली मैं गाड़ी फैमिली ड्रिवन चला रहा हूँ, मेरा दिल करे कि मैं गाड़ी थोड़ी सी स्पोर्ट्स कर लूँ और भगाने वाली कर लूँ, मैं सिर्फ ये बटन दबाता हूँ और स्पोर्ट्स पे शिफ्ट हो जाती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसके अलावा गाड़ी के उसके नीचे अलावा दोनों जो हैं वो स्ट्रट बार्स मैंने लगाए हुए हैं, फ्रंट पे भी लगाया हुआ है और बैक पे भी लगाया हुआ है, ठीक है, जो इसकी गाड़ी को जब अगर कोई खड्डा लगे या कुछ लगे तो वो उसको स्टेबल रखते हैं। ठीक है। और गाड़ी भगाने में मुझे ज़रा थोड़ी सी सेफ्टी रहती है। सेफ्टी रहती है। और उसके बाद जो इसके सारे पाइप्स हैं वो मैंने सिमोटा के उसके सैमको के लगाए हुए हैं। ठीक है। और इसकी जो जितनी मुकम्मल आगे से सारा लूम है वो सेव है। इसकी इंजन की जो अपनी शील्ड है वो लगी हुई है, इंजन के नीचे शील्ड ओरिजिनल लगी हुई है। शील्ड लगी हुई है और इसकी जो बाकी सारी शील्ड्स हैं वो भी ओरिजिनल जेन्युइन होंडा की लगाई हुई है मैंने मंगवाई। ज़बरदस्त, वो भी ओरिजिनल होंडा की लगी हुई है। उसके अलावा इसके अंदर मैं देख रहा था कि आपकी जो नंबर प्लेट्स हैं उसके फ्रेम लगे हुए हैं ओरिजिनल होंडा के, वो बड़े रेयर मुझे उसमें मिले थे, भी वो सिल्वर और गोल्डन टच है जो आपके जो लोगोज हैं उसके साथ बड़ा मैच हो रहा है एम्बलम्स के साथ। और उसके अलावा डुअल एग्जॉस्ट है क्योंकि कट ऑफ लगा हुआ है। जी। और इसके अलावा क्या क्या है? सबसे ज़्यादा जो अच्छा मुझे जो इस गाड़ी में यूनिकनेस लगती है कि ये फैक्ट्री OEM रिस्टोर्ड है। हाँ, इसमें मतलब- ओरिजिनल OEM रिम्स लगे हुए हैं 14 इंच के जी। और ओरिजिनल शॉक्स के ऊपर गाड़ी है जी, इस और वक्त। ओरिजिनल जो उसकी 185 65 R14 उसका टायर का साइज़ होता है वो भी मैंने वही लगाया हुआ है। ठीक है। और सेकंडली जो इसकी एवरेज है वो जो कंपनी क्लेम करती है कि इसकी सिटी के अंदर 12 की एवरेज होनी चाहिए और लॉन्ग पे 14 से 15 की होनी चाहिए, वही इसकी मेंटेन्ड है। मेंटेन्ड है। और इसके अंदर मैं आपको चेक भी करवा सकता हूँ कि मैंने क्योंकि हुंडैश लगाया हुआ है तो मैं उसे मॉनिटर करता रहता हूँ। बिल्कुल। ठीक है। तो विद AC के साथ ये सिर्फ 1 किलोमीटर ड्रॉप करती है क्योंकि मेरी जो वायरिंग है वो सारी परफेक्ट है। बिल्कुल ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो क्योंकि नॉर्मली लोगों की कहते हैं कि जनाब AC के साथ 2 से 3 4 किलोमीटर जो है वो नीचे आ जाती है, तो इसमें ऐसा नहीं है। वो लोगों की इस वजह से नीचे आती है क्योंकि उनकी वायरिंग जो है वो परफेक्ट नहीं होती, AC चल ही रहा होता है, ट्रिप ही नहीं करता। बिल्कुल 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 ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने देख ली गाड़ी के अंदर, और मतलब मेरा ख़्याल है कि जो इसके साथ की लीग की गाड़ियाँ हैं जो पाकिस्तान में एटलीस्ट चल रही हैं, इसमें उन गाड़ियों से मेरे ख़्याल से तकरीबन 50% चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा लगी हुई हैं और रेयर लगी हुई हैं और यूनिक लगी हुई हैं। एक्चुअली इसके अंदर यूनिक सबसे ज़्यादा ये है कि इसकी जो वायरिंग है उसमें एक कट भी नहीं है। आप कोई भी गाड़ी कोई भी प्रोजेक्ट वाला देख लेंगे तो उन्होंने गाड़ियों के अंदर अपनी मॉडिफिकेशनें की हुई हैं जो कि टाइम टू टाइम जब कभी पानी डलता है तो कभी कुछ डलता है तो वो फंक्शन करना छोड़ जाती है। बिल्कुल। इसको आप पानी में चलाएं, इसको आप डर्ट में चलाएं, डेजर्ट में चलाएं, इसको मसला इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर जो कंपनी की जेन्युइन फिटिंग्स आती हैं उसी पे ये रिस्टोर्ड है।
कोई इसके अंदर जैसे कहते हैं कि वो लीकेज नहीं है। इसकी जो जितनी इंजन का रूम है उसकी जो वायरिंग है उसकी सब के अंदर इसकी जो वाटरप्रूफ सील्स होती हैं, हर ग्रिप के अंदर वाटरप्रूफ सील आती है। ठीक है। इसकी वो भी मैंने रीस्टोर कर दी हुई है ताकि अगर इन केस बारिश में मैं बाहर निकालूं, पानी के अंदर से गुजरना पड़ जाए, तो नॉर्मली लोगों की केस को क्या होता है कि पानी से गुजरती हैं बंद हो जाती हैं। ये कभी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बंद नहीं हुई। ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इसके अलावा इसके इंजन के नीचे शील्ड एक आपने मंगवाई थी, जी। वो लगा ली है या जी, नहीं वो मैंने लगाई? लगा वो ली लगी है। हुई है, चलें ठीक है, वो भी हम अपने यूज़र्स को दिखा देंगे। ठीक है। और इसकी जो चारों हैं वो डिस्क ब्रेक्स पे हैं और चारों ABS सेंसर इंस्टॉल्ड है। बस सिर्फ आपने एक्टिवेट करना रह गया। वो सिर्फ एक पाइपिंग रह गई है। ठीक है। तो आपने देखा ये रिव्यू काफ़ी डिटेल्ड रिव्यू था और काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन गई है, और लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगा कि ये वीडियो पूरी की पूरी इसी तरह से आपको देखने को मिले, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसी डिटेल चीज़ें हैं, काफ़ी इस तरह की चीज़ें हैं जो स्पेशली जो होंडा लवर्स हैं और EK लवर्स हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगी और काफ़ी ज़्यादा उनके लिए इन्फॉर्मेटिव होंगी, और उनके काफ़ी मसले मसाइल जो उनकी गाड़ियों में आ रहे होंगे, मुझे लगता है वो भी इस वीडियो को देखने से काफ़ी वो हल कर सकेंगे। इसके अलावा आपको जो हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको जो है लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और नीचे कमेंट में अगर आप कुछ पूछना चाहें इस गाड़ी के बारे में या अपनी गाड़ी के किसी इश्यूज़ के बारे में तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसके बारे में आपको जवाब दे सकूँ। और अपना और अपने पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा। मेरी और साद भाई की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।